जय हिंद दोस्तों। आपका आपके अपने स्टडी चैनल इंडियन आईक्यू में स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने संविधान की विशेषताएं एवं उसकी आलोचना के बारे में अध्ययन किए थे। उसमें हम ये देखे थे कि भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं थी, तो उनमें कुछ आलोचनाएं भी थीं। विशेषताओं में हम देखे थे कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यही थी उसका आकार। भारतीय संविधान के का विस्तृत आकार अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। फिर संविधान का प्रकार देखे थे कि संविधान के प्रकार में संविधान जितने भी प्रकार के पाए जाते हैं विश्व में, उनका सम्मिश्रण भारतीय संविधान में पाया जाता है। जैसे कि संघीय और एकात्मक संविधान का सम्मिश्रण अर्धसंघीय संविधान, हमारा भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। संसदीय और अध्यक्षीय इन दोनों में संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। लचीला और कठोर का सम्मिश्रण हमारे संविधान में पाया जाता है। ठीक, फिर हम देखे थे कि भारतीय संविधान में गणराज्य की व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। और ये भी देखे थे कि गणराज्य के तहत जो जनता होती है वो किसी भी सार्वजनिक उच्च पद पर पहुंच सकती है। ये हम गणराज्य में देखे थे। हमने ये भी देखा था कि संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता और संसदीय प्रभुत्व, इन दोनों में भी हमने देखा था कि संसद किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। वहीं न्यायपालिका को इतने शक्ति दी गई है कि वो विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए समस्त कार्यों का पुनरीक्षण कर सकती है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। हमने ये भी देखा था विशेषता। फिर आगे हम देखे थे कि वयस्क मताधिकार की एक डेफिनेशन होती है। ये हमने पिछले लेक्चर में बताए भी थे आपको कि एक निश्चित उम्र के स्त्री और पुरुष को मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। ठीक, फिर हम देखे थे कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक, संसदीय व्यवस्था, ये और भी बहुत सारी चीजें, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये हमने देखा था उसकी विशेषताओं में संविधान की। वहीं भारतीय संविधान की आलोचना में हमने ये देखा था कि सबसे पहली आलोचना भारतीय संविधान की कि यह उधार का थैला है। ठीक है। फिर दूसरी हम देखे थे उधार का थैला क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान विश्व के लगभग दर्जन भर देशों के संविधान का अध्ययन करके या तो हूबहू या तो उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन करके उनको हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है। इस वजह से इसको उधार का थैला भी कहा गया है। लेकिन अंबेडकर जी ने संविधान सभा में कहा था कि इसको हूबहू उधार का थैला कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको अपनाने से पहले संविधान सभा में बहुत बहस हुई है, बहुत विचार विमर्श हुआ है। उसके बाद इन प्रावधानों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में बदलकर अपनाया गया है। वही हम देखे आलोचना में ही अगला देखे थे कि भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की कॉपी कहा गया है। ठीक, कॉपी क्यों कहा गया है? क्योंकि लगभग 2/3 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक है, तो ये सारे इसके ये भी देखे थे कि गांधीवाद से भी दूरी थी। भारतीय संविधान में गांधीवादी तत्व कौन से थे? कि विकेंद्रीकरण, अंत्योदय का मतलब क्या होता है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उदय, मतलब कि योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को प्राप्त हो, इसी को तो अंत्योदय कहा गया था ना। विकेंद्रीकरण की बात गांधी जी ने किए थे, जो कि विकेंद्रीकरण मूल संविधान में तो था नहीं। इस वजह से भी इसकी आलोचना की जाती है कि ये गांधीवाद से दूर था। ठीक, क्योंकि विकेंद्रीकरण कब जोड़ा गया? 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था।
फिर ये भी हम आपको बताए थे कि भारतीयता के विरोधी आलोचकों का ये एक तर्क था ना कि ये भारतीयता के विरोध में है। क्यों? क्योंकि संविधान को बनाने वाले जो संविधान निर्माता थे तो उनमें अंग्रेजी छाप की झलक दिखती थी। जैसे कि देखिए अम्बेडकर जी स्वयं, पंडित नेहरू जी, ठीक, और बहुत सारे संविधान सभा के सदस्य, इनमें अंग्रेजी की छाप थी। मतलब कि वो भारतीयों में, जैसे भारतीयों को हमें मिली थी ना विरासत में, भुखमरी, बेरोजगारी, दरिद्रता, ये सारी चीजें तो हमें विरासत में मिली थी। तो इनके लिए उतना अच्छे प्रावधान नहीं कर पाए थे। इस वजह से आलोचकों का यह तर्क है कि कि इनमें विदेशी मानसिकता की छाप थी। ठीक, M.K. हनुमंथैया जी ने कहा भी था कि हमने वीणा और सितार मांगा और हमें मिला क्या? हमें अंग्रेजी बैंड मिला। ठीक, तो इसके बारे में हमने देखा था। फिर ये भी देखा था कि इसके विशाल आकार, इसका जो संविधान का विशाल आकार है, ये हम विशेषता में भी देखते हैं और आलोचना में भी हम इसे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो अनावश्यक लगते हैं आलोचकों को। ठीक है, जैसे कि डीपीएसपी राज्यों के लिए एक दिशा निर्देश है। ठीक, ताकि वो ऐसा दिशा निर्देश जिसे राज्य अपनी नीतियां बनाते समय ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो डीपीएसपी का प्रावधान उतना आलोचकों को प्रासंगिक नहीं लगा था, इस वजह से उन्होंने आलोचना की। फिर भारतीय संविधान को उन्होंने वकीलों का स्वर्ग कहा था। क्यों? क्योंकि उस समय जो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे तो उनमें से ज़्यादातर एडवोकेट थे, वकील थे। इस वजह से उसे वकीलों का स्वर्ग कहा था। ठीक है, तो इस तरह से हमने पिछले लेक्चर में भारतीय संविधान की विशेषताएं और आलोचना देखे थे। आज हम देखेंगे संविधान का वर्गीकरण। ठीक, कि विश्व में संविधान कितने प्रकार का पाया जाता है और उनमें से भारतीय संविधान किन किन में पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे हम संविधान का वर्गीकरण। ठीक है, संविधान के वर्गीकरण में हम कुछ आधारों को देखेंगे। ठीक है ना, किसी भी कोई भी वर्गीकरण होता है तो कुछ आधारों पर होता है। ठीक, हम कुछ आधार देखेंगे। जैसे कि पहला आधार क्या है? पहला आधार है संघ राज्य संबंधों के आधार पर। ठीक है, संघ राज्य संबंधों के आधार पर ठीक है ना, इसको संविधान को दो भागों में बांटा गया है, एक संघीय संविधान, ठीक, और एक एकात्मक संविधान। ठीक, संघीय में क्या होता है? संघीय में अब देखिए संघ की बात हम करते हैं तो हम आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बता दें कि हिंदी में तो संघ कहते हैं, लेकिन इसके लिए इंग्लिश में दो शब्द यूज होते हैं, एक फेडरल और दूसरा यूनियन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको फेडरल और यूनियन की बात बता दें। जैसे मान लीजिए ये राज्य है, ये संघ है, ठीक है, ये राज्य हो गया। यहां पर आपको बताते हैं फेडरल, ठीक है, और यहां बता दें यूनियन। ठीक, तो जो फेडरल होता है ना, फेडरल अमेरिका में पाया जाता है। ठीक, फेडरल ऑफ स्टेट्स अमेरिका, यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया अपने भारत में पाया जाता है। फेडरल का मतलब ये होता है कि राज्य, ये राज्यों के समझौतों का परिणाम है। ठीक है, फेडरल ये भी संघ है, ठीक है, ये भी संघ है, लेकिन ये कैसा है?
ये राज्यों के समझौतों का परिणाम है, राज्यों के समझौतों का परिणाम। ठीक है। और ये यहां पर क्या पाया जाता है, यहां पर कमिंग टुगेदर है। ठीक है ना, क्या है, कि यहां पर कैसा है, यहां पर ब्रिंगिंग टुगेदर है। मतलब कमिंग टुगेदर का मतलब है कि अमेरिका में राज्य आपस में आए और सब मिलके एक संघ का निर्माण किए। ठीक, तो हो गया राज्यों के समझौते का परिणाम। वही जो यूनियन होता है वो ब्रिंगिंग टुगेदर है। मतलब कि आपको बता दें कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जब देश स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय पर जो देसी रियासतें थी ना, तो उनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया था कि आप चाहें तो भारतीय संघ में मिलें या फिर पाकिस्तानी संघ में। तो उस समय पर इसकी जिम्मेदारी पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल और कृष्ण मेनन को मिली थी कि आप जो देसी रियासतें हैं भारतीय क्षेत्र में हैं, उनको आप भारतीय संघ में मिलाने की कोशिश करें। ठीक, तो उस समय पर क्या हुआ था कि उन्होंने संघ को, सभी रियासतों को बुलाए, आइए आप। ठीक, मतलब कि उन्होंने संघ में लाए कि आप हमारे संघ में शामिल होइए। ठीक है ना, मतलब कि ब्रिंगिंग मीन्स लाया गया राज्यों को, तब तो राज्यों का संघ हुआ ना। नहीं तब तो संघ का प्रावधान तो 1935 के अधिनियम में भी था, तो वहां तो संघ बन ही नहीं पाया था, प्रावधान तो था ना। तो हमारा जो भारतीय संविधान है, तो उसमें राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरल ऑफ स्टेट नहीं। अब देखिए, राज्य आए, राज्यों को बुलाया गया संघ में, तो अब जब वो आ गए तो वो फिर से अलग ना हो, इसके लिए प्रावधान ये किया गया कि अविनाशी संघ का अविनाशी राज्य कहा गया इसे। ठीक है ना, अविनाशी संघ का विनाशी राज्य। मतलब इसमें क्या कहा जाता है, इसमें यही कहा जाता है ना, अविनाशी संघ का विनाशी राज्य। ठीक है ना, वही इसे क्या कहते हैं। अब देखिए, अविनाशी संघ का मतलब कि एक बार संघ में शामिल हो गए तो संघ से अलग नहीं हो सकते, लेकिन संघ चाहे तो आपके नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकता है, आपसे काट के दूसरा राज्य बना सकता है, यूपी से उत्तरांचल बना सकता है, उत्तराखंड, एमपी से छत्तीसगढ़ बना सकता है, बिहार से झारखंड बना सकता है। ठीक, तो ये संघ को अधिकार प्राप्त होता है, यही है यूनियन। वहीं यहां देखें फेडरल में क्या होता है कि अविनाशी राज्य को, अच्छा यहां पर उल्टा हो गया है, अविनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है। ठीक है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि विनाशी राज्यों का, ठीक है, अविनाशी संघ। ठीक है ना, और यहां पर क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी संघ।
तो हमें लगता है कि फेडरल और यूनियन में आप समझ गए हैं कि हमारे भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरल ऑफ स्टेट नहीं है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। यूनियन ऑफ स्टेट हमने कहाँ से लिया है? हमने कनाडा से लिया है। ठीक, हमारा जो संघ है तो कनाडा के संघ से प्रेरित है ना कि अमेरिकी संघ से। ठीक है, ऐसा संघ है जिसमें अवशिष्ट शक्तियां संसद के संघ के पास हो। ठीक है ना, तो कनाडा में ऐसा संघ पाया जाता है। अच्छा, इन्हीं में से आप एक चीज और पढ़ते होंगे, कन्फेडरल क्या होता है? ये तो संघीय बात हो गई, संघी। एक चीज और आप पढ़ते होंगे, परिसंघीय होता है। तो परिसंघीय में आपको कन्फेडरल, परिसंघीय इसको कहते हैं। ठीक है ना, परिसंघीय में क्या होता है कि परिसंघीय में संघ और राज्य आपस में समझौते का परिणाम होता है। जो संघ होता है राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम होता है, और राज्य संप्रभु होते हैं, संघ नहीं होता है। राज्य संप्रभु होते हैं और राज्य जब चाहे संघ से अलग हो सकते हैं। तो ये प्रावधान कन्फेडरल में दिया जाता है। जैसे कि यूएसएसआर, यूएनओ, यूएसएसआर 15 देशों का संगठन था ना, संघ था। ठीक, लेकिन उसमें राज्यों को अलग होने की शक्ति पूरी प्राप्त थी। वो जब चाहे तब अलग हो सकते थे। इस वजह से देखिए अलग हो गए वो, और विघटन हो गया 1991 में यूएसएसआर का। इसी तरह से यूएनओ को देखिए, यूएनओ के जितने भी सदस्य हैं सब अपने आप में संप्रभु हैं। वो जब चाहे तब उससे अलग हो सकते हैं। ठीक, ठीक है ना। तो कन्फेडरल भी होता है लेकिन उसमें राज्य संप्रभु होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, तभी आगे की चीज समझ में आएगी। संघीय और एकात्मक की बात करें, ठीक है ना, तो संघीय में क्या होता है, संघ और राज्य होते हैं। ठीक है ना, ये संघ, ठीक है ना, और ये राज्य। ठीक है ना, ये बात हम यहाँ नहीं बनाना था, यहाँ बनाना था। ठीक, ये संघ और ये राज्य। ठीक, ठीक है ना। तो संघीय में क्या होता है कि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता है, मतलब कि डिवीजन ऑफ पावर होता है। वहीं एकात्मक में क्या होता है, ये राज्य हैं, ये राज्य हैं, ये राज्य हैं, ये राज्य हैं, ये सब आके केंद्र में मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है एकात्मक में। ठीक है, ये होता है एकात्मक में। ठीक, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर डिवीजन ऑफ पावर, मतलब कि शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, और यहां क्या होता है, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ठीक है, कंसंट्रेशन। अब देखिए यहां पर राज्य कंसंट्रेट हो रहे हैं ना, यहां पर देखिए केंद्र में, तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर मतलब कि संकेंद्रण, शक्तियों का संकेंद्रण, शक्तियों का संकेंद्रण पाया जाता है यहाँ पर, संकेंद्रण। ठीक है, शक्तियों का विभाजन और शक्तियों का संकेंद्रण पाया जाता है। ठीक, संघ और राज्यों के मध्य। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि संघीय संविधान में क्या होता है, इस संघीय संविधान का आदर्श उदाहरण अमेरिका। ठीक है ना, और एकात्मक का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन। ये बहुत अच्छी चीज जानकारी मिल रही है आपको।
आप लोग बस इसे पूरा का पूरा ग्रास्प करिए, ठीक है। ये आपको बता दें कि जो संघीय संविधान है, अब इन दोनों का ना हम एक तरफ से डिवाइड करके ऐसा बता देंगे कि जब कभी अगर क्वेश्चन आए मेंस में या पीटी में, तो आपको संघीय वाला अलग से तैयार रहे और एकात्मक वाला अलग से तैयार रहे। ठीक ठीक है ना। तो आपको हम पॉइंट बाय पॉइंट बताते रहेंगे, ठीक, आप नोट कर लीजिएगा। ये बता दें आपको इसमें क्या होता है, लिखित संविधान पाया जाता है, ठीक है ना, लिखित व कठोर संविधान। वहीं यहां पर क्या होता है, आवश्यक नहीं। ठीक है ना, आवश्यक नहीं। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक। अगली चीज आप देख लीजिए कि इसमें जब संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा, इसमें संधि में तो जहां विभाजन होता है विवाद वहां जरूर उत्पन्न होता है। तो संघ और राज्य के मध्य जब विवाद होगा तो क्या होगा, तो उन विवादों को सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए। कैसी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका। अच्छा देखिए, यहाँ पर लिखित व कठोर, तो लिखित का तो अलिखित कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर लचीला संविधान है ना। ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये बता दें कि स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका चाहिए। सर्वोच्च व स्वतंत्र न्यायपालिका। जबकि यहाँ पर स्वतंत्र आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। आपको बता दें कि ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है ना, तो हमें लगता है कि 2005 तक उसमें सुप्रीम कोर्ट था थी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं की गई थी 2005 तक। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रिवी काउंसिल है, लॉर्ड का हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 9 सदस्यों का समूह प्रिवी काउंसिल के नाम से जाना जाता है। तो प्रिवी काउंसिल में 9 सदस्य और 1 क्राउन, तो यही न्यायालय करते थे, यही जो निर्णय देते थे वही सर्वमान्य होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। फिर 2005 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। एक बात ये भी बता दें कि अब जब संघ में संघ और राज्य 2 पाए जाएंगे, तो यहाँ पर सारी की सारी दोहरी व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है ना। संघ का अलग और राज्य का अलग। दोहरी व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है ना। वहीं यहाँ पर इकहरी व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। यहाँ दोहरी व्यवस्था पाई जाती है और वहाँ इकहरी व्यवस्था पाई जाती है। दोहरी व्यवस्था का मतलब ये होता है कि संघ, जैसे संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कैग, निर्वाचन, नागरिकता, ये सब संघ की अलग होगी और राज्य की अलग। इसी वजह से आप देखते होंगे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वहीं भारत में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिए है ना। तो भारत में इकहरी नागरिकता पाई जाती है। ऐसा तो है नहीं कि यूपी की अलग नागरिकता हो, एमपी की अलग नागरिकता हो
बिहार की अलग नागरिकता हो और भारत की अलग नागरिकता हो, ऐसा तो है नहीं ना। हमारे देश में तो एक ही नागरिकता पाई जाती है, हम तो केवल भारत के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में अमेरिका की नागरिकता अलग, और कोई दूसरे प्रांत में जाना हो, जैसे मान लीजिए कि एरिजोना हुआ, ठीक, टेक्सास हुआ, कैलिफोर्निया हुआ, यहाँ अगर जाना हुआ तो यहाँ की नागरिकता अलग से लेनी पड़ती है। ठीक है। अब ये भी बता दें कि जो संघीय संविधान होता है तो बड़े देश एवं विविधता वाले देशों में पाया जाता है, ठीक। वहीं ये एकात्मक संविधान छोटे देशों में पाया जाता है, एवं जहाँ कम जनसंख्या होती है वहाँ पाया जाता है, कम विविधता वाले देशों में पाया जाता है। ठीक है। तो ये आपको एक ये बता दें, बड़े देश एवं विविधता विविधता वाले देशों में पाया जाता है। वहीं अगर इसकी बात करें एकात्मक की, तो ये छोटे देशों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है ना, छोटे देशों के लिए ये उपयुक्त होता है। ठीक। अब एक बात और बता दें आपको कि इसमें संविधान सर्वोच्च होता है। संघीय में संविधान क्यों? क्योंकि लिखित संविधान, सारे के सारे प्रावधानों को लिख दिया गया है, तो यहाँ संविधान सर्वोच्च होता है। ठीक। वहीं अगर एकात्मक की बात करें तो यहाँ व्यवस्थापिका सर्वोच्च होती है। पूरा करके ऊपर लिख दें। इसको आप नोट करते चलिएगा। यहाँ कौन? संविधान सर्वोच्च। ठीक। वहीं यहाँ व्यवस्थापिका। ठीक है ना। एक बात ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर दो प्रकार के कानून पाए जाते हैं, संघ के अलग कानून और राज्यों के अलग, जबकि यहाँ पर केवल केंद्र के कानून पाए जाते हैं। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। फिर अगली बात बता दें कि यहाँ पर सरकार पूर्णतः निरंकुश नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि संघ का अलग है और राज्यों का अलग है। इस वजह से संघीय सरकार पूर्णतः निरंकुश नहीं हो सकती है, जबकि यहाँ पर निरंकुश होने का भय बना रहता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ पर पहली बात, संघ एक ही कानून। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक। संघ और राज्य का एक ही कानून। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर संघ और राज्यों के अलग अलग कानून होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों के एक ही कानून पाए जाते हैं। ठीक। ये भी बता दें कि यहाँ पर संघीय सरकार पूर्णतः निरंकुश नहीं हो सकती है। कैसे? निरंकुश नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पर निरंकुशता का भय बना रहता है।
ठीक है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर संघ और राज्य दोनों की सरकार, दोनों में सरकारें अलग अलग होती हैं। ठीक, ये तो आपको बताया ही थे पहले ही। ठीक, अगली और लास्ट चीज हम आपको ये बता दें कि इसमें संघीय संविधान में संघ और राज्यों का दर्जा बराबर होता है। मतलब कि राज्य संघ का एजेंट नहीं होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, संघ बराबर राज्य, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ राज्य संघ का एजेंट नहीं। ठीक, वहीं अगर यहां देखें तो यहां बता दें कि संघ और राज्य अलग अलग, संघ और राज्य आपस में बराबर नहीं होते। संघ में राज्य का समावेश ही रहता है, इसमें सारी की सारी शक्तियां ही केंद्र के पास रहती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी शक्तियां केंद्र के पास। ठीक है, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। इस तरह से हमने संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों को देख लिया। अब हम देखते हैं इसका हमारे देश में, भारत में क्या कैसा स्वरूप पाया जाता है। हमारे देश में दोनों पाए जाते हैं, कुछ प्रावधान संघीय के पाए जाते हैं और कुछ प्रावधान एकात्मक के पाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अर्ध संघीय संविधान है हमारा संविधान, अर्ध संघीय। ठीक है, अर्ध संघीय संविधान हमारे यहाँ पाया जाता है भारतीय संविधान। ठीक, भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघीय है और ना ही पूर्णतः एकात्मक है। ठीक, इसके बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, अच्छा ये भारत है। ठीक है, भारत में अर्धसंघीय संविधान पाया जाता है। इसके बारे में डी बसु जी ने कहा है कि भारतीय संविधान संघीय कम एकात्मक ज्यादा है। ठीक है ना। वहीं केसी वेयर ने क्या कहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। ठीक है, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। किसने कहा है? केसी वेयर ने कहा है। ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला आधार देखेंगे हम लोग कि अगला किस आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया गया है। हम लोग ओवरऑल क्या पढ़ रहे हैं? संविधान का वर्गीकरण ही पढ़ रहे हैं ना। तो हम इसमें ये देखेंगे कि दूसरे में कि विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका व कार्यपालिका में संबंध के आधार पर। ठीक है, संबंध के आधार पर। ठीक, संविधान का वर्गीकरण किया गया है कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है संसदीय और दूसरा है अध्यक्षीय। ठीक है ना। संसदीय संविधान में क्या होता है? अच्छा, विधायिका और कार्यपालिका के बारे में पता है ना। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि विधायिका कौन? विधायिका संघ में विधायिका 3 चीजों से मिलके हुए होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वहीं राज्यों में विधायिका राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जिन राज्यों में विधान परिषद होते हैं उन राज्यों में, यदि जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है तो उन राज्यों में राज्यपाल और विधानसभा से मिलके विधायिका का निर्माण होता है। ठीक, वही कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो कार्यपालिका 2 तरह की, एक राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरी प्रशासनिक कार्यपालिका।
राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो मंत्री परिषद को कहते हैं। मंत्री परिषद किसे कहते हैं? तो मंत्रियों का समूह मंत्री परिषद कहलाता है। ठीक। अब मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री? 3 प्रकार के मंत्री। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री? प्रश्न आएगा तो 3 लगाइएगा टिक। 3 प्रकार के मंत्री। ठीक है। वहीं प्रशासनिक कार्यपालिका, तो प्रशासनिक कार्यपालिका में कौन आते हैं? तो नौकरशाही आती है, ब्यूरोक्रेट्स। तो जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, जो आप बनने वाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है। तो आप लोग प्रशासनिक कार्यपालिका के अंग बनेंगे। ठीक। संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य, इसको अगर ए माने और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि ए और बी के मध्य, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का संलयन होता है। ठीक है ना। क्या होता है? शक्तियों का संलयन होता है। इसका मतलब ये होता है फ्यूजन ऑफ पावर। वही अध्यक्षीय में क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है। ये बात हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, बाकी यहाँ क्या होता है? फ्यूजन ऑफ पावर। ठीक है ना। शक्तियों का संलयन। ठीक है। वहीं यहाँ क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है। मतलब शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है। शक्तियों का पृथक्करण। ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है संसदीय व्यवस्था में कि विधायिका और कार्यपालिका में मधुर संबंध होते हैं। ठीक है। विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। आपको पता है ना कि मंत्री परिषद, कार्यपालिका, विधायिका। अब देखिए लोकसभा राज्यसभा के सदस्य ही तो मंत्री बनते हैं ना, तो आपको पता है ना। तो विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो अब आपको ये भी बता दें कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। समझ रहे हैं ना। सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। आज के जो लेक्चर है ना, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आज आपको अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिए, क्योंकि इसके ये नींव की ऐसी ईंट है, इस पर पूरा ढांचा टिका हुआ रहा है। ठीक है। ये संविधान का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और सोचे कि वही संविधान आगे पढ़ेंगे। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ए व बी के मध्य क्या होता है? मधुर संबंध। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। ठीक है। इसका मतलब कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। ठीक है। ठीक। अच्छा ये भी आपको बता दें कि इसमें 2 प्रमुख पाए जाते हैं। ठीक है ना। एक नाम मात्र के प्रमुख
ठीक है ना, और एक वास्तविक। अच्छा, अब ये बता दें आपको, नाममात्र के प्रमुख कौन? हमारे देश में दो प्रमुख पाए जाते हैं ना, एक नाममात्र के प्रमुख और एक वास्तविक प्रमुख, कार्यपालिका के दो प्रमुख। ठीक, कार्यपालिका के, ठीक है ना। देखिए, नाममात्र के प्रमुख राष्ट्रपति जी, और वास्तविक प्रमुख कौन? इस बात को आप विशेष तौर पर नोट कर लीजिएगा। वास्तविक प्रमुख कौन? प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न आता है कि वास्तविक प्रमुख कौन, ठीक है ना। तो मंत्री परिषद होती है, प्रधानमंत्री नहीं, ठीक है। ठीक, दो प्रमुख पाए जाते हैं। ये भी आपको बता दें कि जो संसदीय व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्य अनिश्चित होता है और अस्थिर भी होता है। ठीक, अनिश्चितता होता है, कार्यपालिका में कोई निश्चित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद कब तक बनी रहती है? जब तक कि उसे सदन का विश्वास तो हासिल होता है। जैसे ही विश्वास मत खो देती है, कार्यपालिका अपने आप में विकृत हो जाती है। ये बात तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ठीक है, कि कार्यपालिका का समय अनिश्चित, ठीक है ना, वहीं इधर कार्यपालिका का समय निश्चित होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कार्यपालिका का समय अनिश्चित, मतलब अस्थिरता बनी रहती है। अस्थिरता बनी रहती है, ठीक है। उसको हम बाद में देखेंगे ना, पहले इधर इधर का आपको बता दें। ठीक, इसमें ये भी बता दें, इसमें दोहरा उत्तरदायित्व पाया जाता है इसमें। ठीक, मंत्रियों की स्थिति इसमें महत्वपूर्ण होती है। ठीक, इसमें ये बता दें मंत्रियों की स्थिति महत्वपूर्ण, ठीक ना। अच्छा, ये भी बता दें कि दोहरा उत्तरदायित्व, ठीक है ना, दोहरा उत्तरदायित्व पाया जाता है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, दोहरा उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि एक तो मंत्रियों का होता है, ठीक है ना, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, ठीक है ना, और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति। अक्षर छोटे होंगे तब भी आप लोग जो हम बोल रहे हैं ना वो लिख लीजिएगा। ठीक, हो सकता है अक्षर बहुत छोटे हो, आपको देखे भी ना, तब भी आप जो हम बोल रहे हैं ना वो लिखिएगा। ठीक, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, और सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्री परिषद का होता है, ठीक है ना। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। अच्छा, ये बता दें आपको कि जो संसदीय सरकार होती है, संसदीय व्यवस्था होती है, ये शांति काल के लिए बहुत अच्छी रहती है, शांति काल के लिए उपयुक्त। ठीक, अब आते हैं हम लोग अध्यक्ष की ओर। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का पृथककरण होता है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य विलगाव होता है, ठीक है ना, मधुर संबंध नहीं होता है। विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं,
विधायिका अपना अलग कार्यकाल पूरा करती है और कार्यपालिका अपना अलग कार्यकाल पूरा करती है। ठीक है, तो इस अध्यक्षीय में क्या होगा, अब इसी का है ना, आपको लिखते जाना है। ठीक, कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य मधुर संबंध नहीं पाए जाते हैं। ठीक, विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य, ऐसा नहीं होता कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते। क्यों? क्योंकि अमेरिका में क्या होता है, ये आपको बताया था ना कि अध्यक्षीय के आदर्श उदाहरण कौन, अमेरिका। ठीक, और संसदीय का ब्रिटेन। ठीक है, तो अमेरिका में मंत्री कैसे होते हैं? अमेरिका में तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अपने स्वविवेक से। ठीक है, तो इस वजह से विधायिका के अलग हो जाते हैं सदस्य और कार्यपालिका के अलग सदस्य होते हैं। ठीक, ये भी आपको बता दें कि अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो एक ही व्यक्ति में निहित होती है। ठीक, एक व्यक्ति में निहित होती है। इसमें क्या होता है कि ये आपको बता दें कि इसका कार्यपालिका का समय निश्चित होता है, 4 वर्ष का वहाँ निश्चित कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, एक व्यक्ति अमेरिका में अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति रह सकता है, कितने साल तक? अधिकतम 10 वर्ष आएगा तो 10 वर्ष लगाइएगा। क्यों? क्योंकि 4 वर्ष तो उसका कार्यकाल होता है। यदि बीच में एक वर्ष आपातकाल का भी हो जाता है, 4 एक 5 वर्ष हो गया। और दूसरे कार्यकाल में भी ऐसा हो सकता है, 1 साल का आपातकाल और 4 वर्ष का उसका कार्यकाल। इस तरह से एक व्यक्ति अमेरिका में 10 साल तक अधिकतम राष्ट्रपति रह सकता है, जबकि भारत में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना, कितने भी बार राष्ट्रपति रह सकते हैं, कभी तक भी। ये बता दें आपको कि इसमें दोहरा उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता है। हमें अध्यक्षीय व्यवस्था में दोहरा उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो मंत्री होते हैं ना, वो केवल और केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और बता दें आपको इसमें कि कार्यपालिका ना चाहे तो विधायिका के निम्न सदन को भंग कर सकती है, जब चाहे तब भंग कर सकती है। तभी देखिए कि मंत्रिपरिषद लोकसभा को जब चाहे तब भंग कर सकती है, कर ही देती है अगर जरूरत पड़े तो। वहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है ना, इसमें ये भी बता दें आपको कि मंत्रियों की स्थिति इसमें दुर्बल होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मंत्रियों को ज्यादा अधिकार नहीं रहता है, सारी की सारी शक्तियों का केंद्र कौन? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। अच्छा ये भी बता दें आपको कि वो शांति काल के लिए, ये संकट काल के लिए। ठीक ना, संकट काल के लिए उपयुक्त होती है। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा विधायिका और कार्यपालिका में संबंध के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। संसदीय के बारे में सारे प्रावधान देखें, वहीं अध्यक्षीय के बारे में देखें। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अगले आधार पर। अब अगला आधार है संविधान के वर्गीकरण का। ये तो आपको पता है ना कि लिखित और अलिखित संविधान कौन से होते हैं। लिखित संविधान ऐसे संविधान जिसमें लिखित की मात्रा ज्यादा और अलिखित की मात्रा कम, तो ऐसे संविधान लिखित संविधान कहलाते हैं। और अलिखित संविधान ऐसे संविधान जिनमें अलिखित की मात्रा ज्यादा और लिखित की मात्रा कम, तो उन्हें अलिखित संविधान कहते हैं। अब हम लोग संविधान के प्रकार में देखेंगे कि संशोधन के आधार पर। कैसा देखेंगे? तीसरा देखेंगे, संशोधन के आधार पर। ठीक है,
अच्छा, ये भी आपको बता दें कि किसी भी देश में दो प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। दो कार्य होते हैं, एक तो कानून बनाने की प्रक्रिया और दूसरा संशोधन करने की प्रक्रिया, ठीक है ना। ये हम थोड़ा देख लें, ठीक है। एक तो कौन सा, कानून बनाने की प्रक्रिया, और दूसरा होता है संशोधन करने की प्रक्रिया। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी देश में दो कार्य होते हैं, ठीक। अब इसी आधार पर इसको अगर हम ए मान लें और इसको बी मान लें, ठीक है, तो दो तरह के संशोधन के आधार पर दो तरह के पाए जाते हैं संविधान, ठीक है। एक होता है लचीला और एक होता है कठोर, ठीक है ना। लचीला संविधान ऐसे संविधान को कहते हैं जहां पर कानून बनाने की प्रक्रिया और संशोधन करने की प्रक्रिया बराबर होती है, ठीक है ना। मतलब इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, जबकि यहाँ कठोर में कानून बनाने की प्रक्रिया और संशोधन करने की प्रक्रिया में अंतर होता है, ठीक है। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं होती हैं हमारे देश में जो पाए जाते हैं, वो बस देखेंगे, ठीक है। संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रिया, संशोधन की 3 प्रक्रिया, 3 प्रक्रिया, ठीक है। पहला साधारण बहुमत से, ठीक है। दूसरा कि विशेष बहुमत से, अच्छा, विशेष बहुमत को दोहरा बहुमत भी कहते हैं, ठीक है। दोहरा बहुमत अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे या आधे से ज्यादा राज्यों का अनुसमर्थन, ठीक है। इस तरह से भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाएं पाई जाती है, ठीक। अब इसके बारे में एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, ठीक है। तो जो साधारण बहुमत है, तो साधारण बहुमत में होता है कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का पक्ष में मतदान से साधारण बहुमत होता है, ठीक। कि जैसे कुल सदस्य संख्या है, ठीक है ना, उनके तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के पक्ष में अगर 50% + 1 मतदान करते हैं तो उसे साधारण बहुमत कहा जाएगा, ठीक। ये बताइए कि अगर मान लीजिए 100, कोई वस्तु 100 है, उसमें बहुमत किसे कहेंगे, तो बीच में 50-50 होता है, 50-50। अब 50 में से जिसको एक ज्यादा मिल गया, 51 हो गया, तो दूसरा 49 हो जाएगा, तो 51 वाला हुआ ना, इसे साधारण बहुमत कहते हैं, 50% + 1, ठीक। तो साधारण बहुमत के तहत किन प्रावधानों में संशोधन होता है, ये हम देखेंगे। इसके पहले हम आपको ये बता दें कि संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया में जो साधारण बहुमत से संशोधन होते हैं, तो उनको संशोधन नंबर नहीं दिया जाता है, ठीक है। इनको संशोधन नंबर नहीं दिया जाता है, जबकि इनको और इनको संशोधन नंबर दिया जाता है। ये भी बता दें कि संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन
विशेष बहुमत के द्वारा होता है। ठीक है। अच्छा, साधारण बहुमत से ऐसे प्रावधानों में संशोधन होता है, ठीक है, जिनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि नागरिकता में संशोधन। ठीक है, नागरिकता में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए साधारण बहुमत से ही संशोधन होता है। ठीक है, वेतन में परिवर्तन करना हो, ठीक, ये भी आपको बता दें कि जो संसदीय गणपूर्ति होती है। अब गणपूर्ति क्या होती है? तो गणपूर्ति वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके उपस्थित होने पर ही सभा का संचालन होता है, सभा की कार्यवाही शुरू होती है, उसे गणपूर्ति कहते हैं। संसदीय गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10, 10% कुल सदस्य संख्या के 10% सदस्य जब उपस्थित होंगे तभी कार्यवाही शुरू होगी। ठीक है, तभी सत्र चलेगा। तो संसदीय गणपूर्ति में भी अगर कोई परिवर्तन करना हो तो वो साधारण बहुमत से होता है। ठीक, फिर आगे बता दें कि किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो साधारण बहुमत से होता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कोई करना हो तो वो साधारण बहुमत से होता है। SC/ST से संबंधित कोई प्रावधान में करना हो, जैसे कि आपको हम बताए थे अनुसूची में कि अनुसूची 5 और 6 में संशोधन करना हो तो साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में है ना, संसदीय विशेषाधिकार, उसमें भी अगर संशोधन करना हो तो साधारण बहुमत से होता है। ठीक, इसी तरह हम आपको यह बता दें आपको कि विशेष बहुमत या दोहरा बहुमत, तो विशेष बहुमत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 तरह के बहुमत सिद्ध करने पड़ते हैं। एक तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत, ठीक है ना, क्या होता है इसमें 2 तरह के। ठीक है, एक तो होता है कुल सदस्य संख्या के बहुमत, ठीक है ना, से पारित। ठीक, इसे हम कहते हैं X। और दूसरा क्या होता है? उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित। नहीं, उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों। ठीक है, सदस्यों से पारित। ठीक, इसे हम कहेंगे X2। ठीक है ना, अगर हम इसको X1 कहते हैं तो इसे हम X2 कहते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला बहुमत ज्यादा होना चाहिए और ये वाला कम। ठीक है, तो 2/3 बहुमत और कुल सदस्य संख्या का बहुमत, इन दोनों को पारित करने के बाद ही ये बहुमत होता है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति जी के पास जाता है और वो उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो जो विशेष बहुमत होता है इसे दोहरा बहुमत इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 बार बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। और संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन इसी प्रक्रिया के तहत होता है। वही हम देखते हैं विशेष बहुमत। अच्छा, इसमें किन किन प्रावधानों में परिवर्तन होता है इसके तहत? तो जैसे कि प्रस्तावना है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ठीक है, DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आपातकाल, इन प्रावधानों में संशोधन दूसरी प्रक्रिया के अनुसार होता है, दूसरे नंबर की प्रक्रिया के अनुसार। वहीं विशेष बहुमत प्लस आधे या आधे से ज्यादा राज्यों के अनुसमर्थन, इस प्रक्रिया के तहत संशोधन किन प्रावधानों में होते हैं या कौन से होते हैं? तो ऐसे प्रावधान जो संघीय संविधान से, जो संघ राज्य से संबंधित प्रावधान होते हैं, तो उनमें संशोधन करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। जैसे कि
अनुसूची 4, अनुसूची 7। अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में है ना कि राज्यसभा में सीटों का वितरण। अनुसूची 7 में क्या है? विषयों का तीन तीन सूचियों में वितरण है ना, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो इनमें अगर कोई भी परिवर्तन करना हो तो तीसरी प्रक्रिया से संशोधन होगा। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक। फिर जैसे मान लीजिए कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे में कोई संशोधन करना हो, ठीक। जैसे कि महिला आरक्षण में कोई संशोधन करना हो, ठीक। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में कोई बदलाव करना हो, जैसे जीएसटी तो के बारे में तो आप लोग परिचित ही होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो जीएसटी में अगर संशोधन करना था तो किस आधार पर? इसी आधार पर किया गया था, ठीक है। अच्छा, कुछ जानकारी हम आपको और दे रहे हैं। ये बता दें कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है तो वो केवल संघ सरकार ही लाती है, राज्य सरकार को ऐसा अधिकार नहीं है। ये बता दें आपको कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा, दो में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि विधेयक को अगर एक सदन ने पारित किया और दूसरे सदन ने पारित नहीं किया तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है इसमें। ये भी आपको बता दें कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है ना, तो उसमें राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, और जब दोनों सदनों से पारित होने के बाद जाता है राष्ट्रपति के पास तो वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है, बशर्ते समय सीमा का कहीं उल्लेख नहीं है। जो बातें हम बोल रहे हैं वही आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें जितना हम बोले हैं उतना हम लिख तो नहीं पाएंगे, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एक प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक। आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये नोट्स आपके लिए कितना लाभदायक होगा, ठीक है। ये भी आपको बता दें कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसकी पहल संघ सरकार ही करती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, अब आपको ये भी बता दें कि अगर संविधान संशोधन हो गया है, ठीक है, तो हाँ, ये तो हम बता ही दिए थे कि लचीला और कठोर। हमारे भारतीय संविधान में क्या पाया जाता है? तो इन दोनों का सम्मिश्रण, लचीला और कठोर का सम्मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको बता दें हम कि अपने भारतीय संविधान में कठोर और लचीले का सम्मिश्रण पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। ये सम्मिश्रण भारतीय संविधान में, ठीक। अच्छा, एक चीज ये भी बता दें आपको कि हमारे संविधान में जो तीन प्रक्रिया भी देखे ना, तो जो साधारण प्रक्रिया है साधारण बहुमत से, तो लचीला संविधान का द्योतक है कि हमारा संविधान लचीला है। वही कठोर संविधान, अच्छा ये भी आपको बता दिए अगर ना बताया हो कि कठोर संविधान का आदर्श उदाहरण अमेरिका और लचीला संविधान का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन। ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आदर्श उदाहरण अमेरिका, ठीक है ना, और इसका आदर्श उदाहरण ब्रिटेन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये बताइए कि कठोर संविधान है हमारा और लचीला, इन दोनों का सम्मिश्रण है। पूरा कठोर तो है नहीं, क्योंकि साधारण बहुमत से भी संविधान संशोधन हो जाता है। वहीं जो संशोधन प्रक्रिया की दो विधि हैं, दो प्रक्रियाएं हैं, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे या आधे से ज्यादा राज्यों के अनुसमर्थन वाली प्रक्रिया है, तो कठोर संविधान का द्योतक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा संविधान कठोर संविधान है। क्यों?
क्योंकि अगर कठोर होता तो पिछले 72 वर्षों में हमारे संविधान में 104 संविधान संशोधन ना हुए होते। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपको ये भी बता दें कि अगर लचीला संविधान देखे हैं, कठोर संविधान देखे हैं, तो इनमें बहुत सारी चीजें क्या है, इनमें बहुत सारी चीजें, बहुत से गुण हैं और बहुत सी कमियां भी हैं। गुण बताते हैं हम आपको, लचीला संविधान के कुछ हम गुण बताएंगे। ठीक है, ठीक, अब कुछ इसकी कमियां भी बताएंगे। ठीक, इसी तरह से फिर कठोर संविधान के भी बताएंगे और लेक्चर को समाप्त करेंगे। ठीक, ये बता दें आपको कि जो लचीला संविधान होता है वो परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील का मतलब होता है कि किसी भी समय आवश्यकता अनुसार इसको बदला जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, ये भी बता दें आपको कि ये आसानी से बदला जा सकता है, इसी वजह से इसमें क्रांति और विद्रोह का भय नहीं होता है। ये पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। ठीक, कि पहला पॉइंट कि इसमें परिवर्तनशीलता होती है, दूसरा पॉइंट कि आसानी से बदला जा सकता है, इस वजह से क्रांति और विद्रोह का भय नहीं रहता है, समाप्त हो जाता है। राष्ट्रीय संकट के लिए बहुत उपयोगी। राष्ट्रीय संकट आ गया, मान लीजिए किसी देश में हमला कर दिया, तुरंत संशोधन किए, तुरंत जवाबी कार्रवाई कर दी है। ठीक, फिर अगला है राष्ट्रीय प्रगति के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। राष्ट्रीय प्रगति के लिए उपयोगी होता है लचीला संविधान। ठीक, ये भी आपको बता दें कि राष्ट्रीय एकता बनी रहती है इसमें। लचीला संविधान में की एक खास विशेषता है, इसमें राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। राष्ट्रीय एकता मतलब बिगड़ती नहीं है। ठीक है ना। तो अब इसमें हमने जब गुण देखे हैं तब कुछ कमियां भी होंगी, तो कुछ कमियां भी देख ले रहे हैं। सबसे जो बड़ी कमी तो यही है कि इसमें स्थिरता और स्थायित्व का अभाव होता है। इसमें स्थिर नहीं रहता। अगर हम ये सोचें कि स्थिर और स्थायी भी होगा तो वो जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चाहे मतलब जब चाहे तभी आके इसमें संशोधन कर दे। ठीक है ना। छड़ी का आवेश का शिकार हो जाता है ये। ठीक है ना। लचीलेपन के अपने इतना ज्यादा लचीला है कि क्षणिक आवेश मन आया तो संशोधन कर दिए अपने अपने फायदे के अनुसार। ठीक, ये भी आपको बता दूं इसमें बिना जरूरत के भी परिवर्तन कर देते हैं। समाज को, देश को आवश्यकता नहीं है परिवर्तन की, लेकिन क्षेत्र विशेष के लिए भी संशोधन कर देते हैं। ठीक, किसी समुदाय विशेष के लिए भी संशोधन कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कमी है। ये भी बता दें आपको कि लचीला संविधान में विधानमंडल ज्यादा ताकतवर हो जाता है, उसको अधिकार ज्यादा प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि विधानमंडल के द्वारा ही तो होता है। उसके जब इच्छा होगी तो संशोधन कर देगा, परिवर्तनों में बदलाव कर दे, नियमों में, प्रावधानों में बदलाव कर देगा। ठीक है, ये भी बता दें आपको कि लचीले संविधान में गुटबाजी, दलबंदी को प्रोत्साहन मिलता है। इससे क्या होता है? इससे देश में अशांति चारों ओर फैलती है। ये बताइए कि जब एक ही देश में कई पार्टियां, कई दल पैदा हो जाएंगे तो देश में अशांति ही तो आएगी ना, उसमें शांति थोड़ी रह पाएगी, स्थायित्व थोड़ी रहेगा, उसमें अस्थायित्व आ जाता है। ठीक, और ये बता दिया आपको कि जो देश अविकसित हैं या विकासशील हैं उनके लिए तो लचीला संविधान बिल्कुल ही प्रतिकूल है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्थायित्व चाहिए। अविकसित और विकासशील देशों के लिए स्थायी वो चाहिए, है ना। तो हम लोग इसमें देखें, कठोर संविधान के कुछ गुण देखेंगे। ठीक है, और कुछ क्या देखेंगे? कमियां। ठीक, तो कठोर संविधान के गुणों के बारे में हम देखें तो ये बता दें आपको कि कठोर संविधान में स्थायित्व होता है। सबसे महत्वपूर्ण इसका गुण तो यही है कि कठोर संविधान स्थायी होता है।
देखिए कि अमेरिका के संविधान में अभी तक में केवल 10 ही संशोधन हुए हैं, क्योंकि कितने वर्षों से बना हुआ है। वहीं हमारे संविधान में पिछले 72 वर्षों में ही 104 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है ना। तो इस बात का अपन ख्याल रखेंगे। ये भी आपको बता दें कि ये जो कठोर संविधान होता है स्पष्ट और सुनिश्चित होता है, मतलब कि सोच समझ कर बनाया जाता है। ठीक है ना। लिखित होता है, मतलब कि सारे प्रावधान लिखित होते हैं, वो लिखित नहीं होता है। ठीक है, ये तो लिखित होता है, समझ रहे हैं ना। इसमें नागरिकों की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को स्पष्टतः लिख दिया जाता है। जैसे हमारे मूल अधिकार में यही तो लिखा है ना, हमारी स्वतंत्रताओं के बारे में लिखा है ना, स्वतंत्रता, समानता, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, ये सब मूल अधिकार में लिखा गया है। मतलब कठोर संविधान का उदाहरण है वो, समझ रहे हैं ना। और इसमें पवित्रता भी रहती है, न्यायालय इसका संरक्षक होता है। ठीक, तो अगर कभी प्रश्न आए संविधान का संरक्षक कौन, तो न्यायपालिका होता है। ठीक है ना। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन के तहत विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए समस्त कार्यों का पुनरीक्षण करने का अधिकार है। ठीक है ना। तो ये भी आपको बता दें कि संघात्मक राज्यों के अनुकूल होता है ये। ठीक है ना। ये संघीय राज्यों के लिए और वो एकात्मक राज्यों के लिए अनुकूल होता है। तो संघात्मक राज्यों के लिए ये बिल्कुल अनुकूल होता है। लिखित एवं कठोर संविधान पाया जाता है इसमें। ठीक, ये भी बता दें कि इसमें जैसे उसमें होता है ना कि छड़ी का आवेग का शिकार हो जाता है, इसमें कोई छड़ी गोड़ी का आवेग नहीं लगता है। इसमें प्रॉपर संविधान संशोधन करने की बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, इस वजह से इसमें संविधान संशोधन नहीं हो पाता है इतना जल्दी। ठीक, अब इसकी कमी भी देख लेंगे हम, इसमें इतने अच्छे अच्छे गुण थे तो कुछ कमियां भी होंगी। तो पहली कमी तो यही है कि कठोर है। ये कठोर है, ये अपने आप में एक कमी है। क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन की प्रगति के लिए बाधक बनेगा ना। मान लीजिए कि हमें जरूरत है संविधान संशोधन की कि हम ऐसे प्रावधान लाएं जिसके तहत ये योजना लागू हो सके। अब वो प्रावधान ही नहीं ला सके, प्रावधान ही नहीं ला पाए तो क्या होगा? अब अगर मान लीजिए कि काफी समय बाद हमें उसका रिजल्ट मिले तो वो रिजल्ट ना के बराबर होता है। कोई कार्य हम करते हैं और उसका रिजल्ट हमें काफी समय बाद मिलता है तो रिजल्ट ना के बराबर ही हो जाता है। कहते हैं ना कि देर से मिला न्याय ना मिलने के बराबर होता है ना। ये तो आप लोग भी सुने हैं। अच्छा, अब एक कमी और आपको बता दें कि सभी समयों के लिए उपयुक्त नहीं होता। ये कठोर संविधान बिल्कुल सभी समयों के लिए, ये केवल शांति काल के लिए उपयुक्त होता है। स्थायी तो बना रहे, शांति काल के लिए बहुत उपयुक्त होता है कठोर संविधान। ठीक है ना। वही संकट काल के लिए लचीला संविधान उपयुक्त होता है। ठीक है, उसमें क्रांति और विद्रोह का भय नहीं होता, लेकिन इसमें रहता है अगर समाज के अनुकूल अगर परिवर्तन नहीं हो पाया तो क्रांति होने का भय रहता है, चारों तरफ विद्रोह की भावना पनपती है। ठीक है ना। तो ये भी इसकी एक कमी है। ये भी बता दें आपको कि राष्ट्रीय संकट बढ़ाने में भी सहायक होता है। क्यों? क्योंकि विद्रोह की भावना उठेगी जब समाज को जिस परिवर्तन की जरूरत है वो परिवर्तन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? विद्रोह की भावना उठेगी ना। ठीक है, ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर जटिलता भी एक इसमें कमी है। ठीक है, आम नागरिकों के समझ के बाहर रहता है। इतने सारे संविधान लिख दिए जाते हैं। ये बताइए कि संविधान अगर सरल होता तो आप क्यों देख रहे होते, हम यहाँ क्यों पढ़ा रहे होते? अगर इतना ही सरल होता तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर कठिन है तब तो हमें समझने की जरूरत है। देखिए, अगर कठिन है तभी तो वकीलों का सहारा लिया जाता है ना। जबकि वकील कुछ नहीं करते, केवल वही चीज संवैधानिक प्रावधानों को बताते हैं। आप समझ रहे हैं ना हम जो बोलना चाह रहे हैं
कि जटिलता इतनी ज्यादा है कि ये इसकी कमी बन गई। ठीक, फिर ये भी आपको बता दें कि जनता की मांग के प्रतिकूल होता है। जनता की मांग के प्रतिकूल का मतलब होता है कि जनता को जरूरत है एक सुनम्य संविधान की, जो आसानी से जनता की जरूरत के अनुसार समय समय पर परिवर्तित हो जाए। इसी वजह से इनके गुणों और कमियों की वजह से इनके गुण और इनके गुण को मिला के भारतीय संविधान में लिया गया है। तो भारतीय संविधान लचीले और कठोर का सम्मिश्रण है। ठीक है, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने संविधान का वर्गीकरण बहुत विस्तार से पढ़ लिया है। अब अगले लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है ना, तो तब तक आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।